हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम भारत के वायसराय करेंगे बाय एडवांस हिस्ट्री से। तो भारत के वायसराय जो पहले भारत के गवर्नर जनरल और जनरल थे, और अब ये 1856 से 1800 भारत के वायसराय कहलाएंगे। तो चलिए हमारा भारत की हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत के वायसराय नंबर 1 पर है लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 ईस्वी तक ये रहे, और इनके कार्यकाल में जो भी और जैसा भी प्रशासनिक, राजनीतिक या सामाजिक कोई भी ऐसा कार्य होता है तो हम अपने नोट्स में इनको स्थान देते हैं। और जैसे ही ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, ये कंपनी द्वारा नियुक्त ये अंतिम गवर्नर जनरल था, और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। यानी ब्रिटिश सरकार ने इसको जब नियुक्त किया तो यह प्रथम वायसराय था। उस समय वायसराय बनाए गए, और महत्वपूर्ण घटना इसकी हुई थी 1857 की क्रांति। इस विद्रोह में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में था पहले, और सीधा फिर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। भारत के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के हाथों से, और भारत में ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। ब्रिटेन की सरकार आ गई अब 1856 से। 1858 से भारत का शासन ब्रिटेन के सम्राट के नाम से संचालित होने लगा। क्यों? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई तो ब्रिटिश वासियों ने सोचा कि कुछ प्रशासनिक सुधार किए जाएं, जिसके कारण कि ऐसा विद्रोह दोबारा ना पनपे, जिससे वही भारत का गवर्नर जनरल था, वायसराय दोनों हो गया। अब जो भारत का गवर्नर जनरल था और वही भारत का वायसराय भी, ये दोनों पद्धति हैं, दोनों पद्धति इसकी हो गई। वायसराय की गवर्नर जनरल भी है और भारत का वायसराय भी है। 1865 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग के काल में। और 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह पास किया गया अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल में। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता, जो मैकाले ने इसका प्रारूप तैयार किया था दंड संहिता का, 1858 में कानून बना दिया गया, और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। 1858 का अधिनियम लागू होने के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित हुआ द्वैध शासन। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो द्वैध शासन स्थापित हुआ था वो समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा, और देशी राज्यों का क्राउन से सीधा संबंध हो गया। यानी देशी जो भी राज्यों के राजा थे उनका सीधा ही अब संबंध क्राउन से हो गया। और भारत सचिव का कार्यालय उसकी स्थापना कहाँ हुई? लंदन में भारत के सचिव बनाया गया, और भारत के सचिव के कार्यालय की स्थापना लंदन में हो गई। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था भारत सचिव, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। और 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम, यह पहला अधिनियम था जिसमें विभाग
प्रणाली और मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव रखी गई, जिसमें सबसे पहले विभाग और मंत्रिमंडल बनाए गए। ये पहला अधिनियम था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया गया और पहली बार विधि निर्माण में भर्तियों का सहयोग लिया गया। सिर्फ नाम मात्र का लेने का औपचारिक प्रयास किया गया, यानी नाम मात्र का औपचार, सिर्फ एक औपचारिक तौर पर इनका सहयोग था। इस अधिनियम में विधान परिषद के अधिकार अत्यंत सीमित रखे गए। विधान परिषद का कार्य केवल कानून बनाना था और इसे प्रशासन, वित्त व इत्यादि प्रश्न पूछने का कोई अधिकार ही नहीं था। यानी कोई भी ऐसा प्रश्न वो जो उनके भारतीयों के मन में आता था वो नहीं पूछ सकते थे इस नियम के बाद। और जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी इस मंत्रिमंडल प्रणाली बनाई गई है। गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति थी। यानी कोई भी अध्यादेश, वो जब भी संकटकालीन स्थिति दिखती थी उसको, तो कोई भी अध्यादेश वो जारी कर सकता था बिना किसी अनुमति के। नंबर 2 पर है लॉर्ड एल्गिन, 1862 से 1864 ईस्वी तक। इनके कार्यकाल में ऐसा कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं हुआ। सिर्फ इनके कार्यकाल में वहाबी आंदोलन हुआ था, जिनका इन्होंने दमन किया। 1864 में हिमाचल धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो जाती है। और नंबर 3 पर है सर जॉन लॉरेंस, 1864 से 1869 ईस्वी तक। भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध इनके कार्यकाल में होता है। उड़ीसा में 1966 में, बुंदेलखंड 1968 में, राजपूताना 1969 में भयंकर अकाल पड़े। और अफगानिस्तान के संबंध में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी कुछ भी इन्होंने हस्तक्षेप अफगानिस्तान के मामले में नहीं किया, जिसे इन्हें शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। भी इन्होंने एक शानदार काम किया कि अफगानिस्तान के संबंध में कोई भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया। जॉर्ज कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया, क्योंकि इसके काल में बहुत सारे अकाल पड़े थे। तो इन्होंने जॉर्ज कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया। 1865 ईस्वी में इनके द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफी सेवा शुरू हुई। सबसे पहली समुद्री टेलीग्राफी सेवा किसके काल में हुई? सर जॉन लॉरेंस के काल में। नंबर 4 पर है लॉर्ड मेयो, 1869 से 72 ईस्वी। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना शुरू हुई। इनके काल में प्रथम जनगणना शुरू हुई। और 1870 में वित्त विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, यानी वित्त का विकेंद्रीकरण की कौन सा पैसा कब कहाँ कर कैसे यूज़ हो रहा है उसका विकेंद्रीकरण इन्होंने इकट्ठा किया और उसका हिसाब किताब 1870 से शुरुआत की। एक अफगान ने अंडमान निकोबार में 1872 ईस्वी में चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। नंबर 4 पर है लॉर्ड मेयो, 1869 से 72 तक, 1872 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। और लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना शुरू हुई। और 1872 में प्रथम जनगणना शुरू हुई इनके काल में। वित्त विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। एक अफगान ने अंडमान निकोबार में 1872 ईस्वी में चाकू मार के लॉर्ड मेयो की हत्या
कर दी। नंबर 5 पर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये उपाधि थी इनकी, ये लॉर्ड जो लगाते थे ये एक उपाधि थी, यानी जो भी भारत में कार्य करने आएगा कोई भी तो ये उपाधि लगाता था। इसमें लॉर्ड यानी सबसे ऊपर, इसका अर्थ था कि सबसे ऊपर थे वो, सबसे ऊपर। ठीक है। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी बंगाल में भीषण अकाल पड़ा इनके काल में। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ और स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार बढ़ोतरी हुई। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटा दिया था। वह मद्रास भेज दिया, गायकवाड़ से मद्रास भेज दिया और घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना व अनावश्यक कार्रवाइयों को बंद करना है। बिहार में अकाल पड़ा 1873 में इनके समय में। और लॉर्ड लिटन 1876 से 80 नंबर 6 पर है, इनका कार्यकाल है ये 1876 से 80। उपन्यासकार नंबर 6 पर है लॉर्ड लिटन, और उपन्यासकार थे ये, उपन्यास लिखते थे, निबंध लिखते थे और साहित्य में इनका बहुत अच्छा योगदान था। ओवन मेरिडिथ नाम से ये सब कार्य करते थे, उपन्यास, निबंध और साहित्य जो भी लिखते थे वो ओवन मेरिडिथ के नाम से लिखते थे। इनके समय में बम्बई 1876 से 78 में, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में इन्होंने अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया इन्होंने, जिसमें इन्होंने दिल्ली दरबार लगाया, उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार लगाया। मार्च 1778 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिससे भारतीय समाचारों पर कठोर प्रतिबंध लगा दे, यानी कोई भी भारतीय या राष्ट्रीय समाचार पत्र नहीं निकाला जाएगा जिसमें इन ब्रिटिश वासियों की बुराई की गई हो। तो ऐसा कोई भी अखबार ये नहीं निकालने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। और विशेषकर इन्होंने राष्ट्रवादी समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका पर लगाया था। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया है। यह जो पायनियर अखबार था, सिर्फ वन अखबार ने इनका समर्थन किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत कि शस्त्र रखना व व्यापार के लिए लाइसेंस रखना अनिवार्य कर दिया भारतीयों के लिए। किसके लिए? भारतीयों के लिए अनिवार्य कर दिया। और इसने सिविल सेवा में प्रवेश परीक्षा होती थी सिविल सेवा में, जिसमें 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, यानी सब पहले तो 21 थी और इसने घटाकर, लॉर्ड लिटन ने घटाकर 18 वर्ष कर दी कि 18 वर्ष के बाद आप सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो कॉलेज खोला, यानी महाविद्यालय की स्थापना की। नंबर 6 पर है लॉर्ड रिपन। सॉरी, मैं ये नंबर गलत कर चुकी हूँ, तो आई एम सो सॉरी। ये 7 नंबर पर है लॉर्ड रिपन। 1880 से 84 ईस्वी सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को इसने बहाल किया। जो लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए थे, तो इसने आते ही सबसे पहले क्या काम किया, वर्नाकुलर एक्ट को ख़त्म किया जो समाचार पत्रों पर लगा था 1882 में। सिविल सेवा प्रवेश की आयु को भी इसने कम किया, 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 कर दी, 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की इसने। 1881 में सर्वप्रथम
नियमित जनगणना, यानी हर 10 साल के बाद जो जनगणना होगी, नियमित जनगणना, इसने प्रारंभ की। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और नियमित जनगणना 1881 में। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। शैक्षिक सुधारों की विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसमें शिक्षा से संबंधित सुधार किए गए। इनके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल 1883 प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपियों के प्रबल विद्रोह के कारण ये वापस ले लिया गया, यानी विद्रोह कर दिया यूरोपियों ने कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए, कि यूरोपियों का मुकदमा भारतीय क्यों लड़ेंगे, क्यों देखेंगे। तो इसके विरोध के कारण इसको वापस लेना पड़ा। अंग्रेज़ों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है, यानी इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह नाम दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है क्योंकि इसने इतने अच्छे काम करे, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस को स्वतंत्र किया और 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी और जनगणना की। तो इनके सुधारों के लिए इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। लॉर्ड डफरिन 8 नंबर पर है, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 ईस्वी। इनके काल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 हुआ था और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस युद्ध के बाद बंगाल टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट इनके काल में, लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ। टेनेसी एक्ट जो पट्टेदारी भूमि, इजारेदारी या ठेकेदारी, टेनेसी एक्ट के तहत भूमि पर एक ऐसा किराया लगा दिया जाता था जो इजारेदारी के थ्रू आता था, ठेकेदारी के और पट्टेदारी, पट्टे पर भूमि दी जाती थी। बंगाल बिहार में कृषि भूमि में किराए पर किराएदारों में इस अधिनियम द्वारा कुछ अधिकार दिए गए। जब यह पास हुआ भी टेनेसी एक्ट, तब कुछ अधिकार दिए गए। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एयो ह्यूम, एक रिटायर्ड अधिकारी ने की थी। बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद, जिसमें भारतीयों को जज बनने का अधिकार दे दिया। अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण लॉर्ड डफरिन के काल में किया गया। उत्तरी सीमा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन, नंबर 9 है ये। 1888 से 1994 भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, डूरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुआ है। इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मार्टिन डूरंड और अफगान अधिकारी अमीर अब्दुल रहीम खान के बीच हुआ था। इस सीमा का निर्धारण, डूरंड रेखा का निर्धारण 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। सप्ताह में एक दिन की